स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। लोन्स रिटन ऑफ, लोन्स को राइट ऑफ कर दिया, लेकिन मतलब क्या हुआ? कहां से पैसा आया? भाई, नीरव मोदी ने बैंक से लोन लिया 10,000 करोड़ का, उस पे डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि वो भाग गया हिंदुस्तान से। क्यों भागा? क्योंकि पैसा वापस नहीं दिया। अब वो 10,000 करोड़ जो है वो बैंकों का एनपीए है। अब उस एनपीए को बैंक राइट ऑफ कर रहा है, यानी कि उसे हटा रहा है, यानी कि पता है ये पैसा नहीं आएगा। तो पैसा आएगा कहां से, ये जानेंगे आज के इसी वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आयुष सांघी, आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर। आज के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है, जिसपे आपको सारी एनालिसिस करंट इश्यूज की हाथों हाथ मिलती है हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और मैं यहां पे खासकर केस स्टडीज और एनालिसिस करता हूं आप लोगों के लिए इन डिटेल, ताकि आप इशू को शुरू से लेके अंत तक, स्टार्ट टू एंड, पूरी तरीके से समझ सके। आज जो है हमारी हेडलाइन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि बैड लोन्स वर्थ 10 लाख करोड़, 1 मिलियन करोड़, 10 लाख करोड़ के बैड लोन्स, यानी कि ये लोन्स रिकवरेबल नहीं है, ये राइट ऑफ कर दिए गए हैं पिछले 4-5 सालों में, ऐसा निर्मला ताई का कहना है। तो ये राइट ऑफ कर दिए गए हैं, इसका क्या मतलब होता है, राइट ऑफ क्यों करा जाता है, बैंकों का इसमें क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझसे जुड़ना ना भूलें, मुझसे जुड़े यहां पे टेलीग्राम हैंडल पे। तो टेलीग्राम हैंडल का जो आईडी है दैट इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो इससे आप जुड़ सकते हैं मुझसे। यहां पर आपको सारी पीडीएफ्स जो मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए वो प्राप्त होंगी, और इसी के साथ साथ आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन हो या MCQs प्रैक्टिस करने को हो, तो वो भी चीजें आपको यहां पे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ट्वीट्स के लिए, रेडी बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके लिए, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग रील्स के लिए, ये सारी चीजें आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिलेंगी, इंस्टा पे और ट्विटर पे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या कहता है, और फिर उस स्टेटमेंट के तहत एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से चीजें रेगुलेट होती हैं। तो स्टेटमेंट है जो वित्त मंत्री है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी, हैज इन्फॉर्म्ड दैट बैड लोन्स वर्थ 10 लाख प्लस करोड़, 10,09,511 करोड़ के बैड लोन्स, समझाऊंगा बैड लोन्स क्या होते हैं, हैव बीन रिटन ऑफ बाय बैंक्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ से ऊपर के लोन्स राइट ऑफ कर दिए गए। अब इसका मतलब होता क्या है? व्हाट डज इट मीन? What does it mean when we say what are loan waivers or loan write off? Write off का मतलब क्या होता है? वेवर नहीं, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ मीन्स, आपको समझाते हैं इन डिटेल, आइए समझे राइट ऑफ का मतलब होता क्या है। तो एक टिपिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा दिखता है। राइट हैंड साइड पे आता है एसेट, एक बैलेंस शीट में हर एक कंपनी के, इंडिविजुअल के एसेट्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं लायबिलिटीज। तो एसेट, लायबिलिटी। जब बैंक अपनी बैलेंस शीट बनाता है, ध्यान रखें, जब बैंक अपनी बैलेंस शीट बनाता है तो बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे वो होता है जो कि बैंक का अपना एसेट है। एसेट मतलब जमीन, जायदाद, ये सारी चीजें एसेट्स में आती है। ऑल दीज थिंग्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ एसेट्स। तो ये सब बैंक के एसेट्स में आती हैं, दीज आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ बैंकिंग एसेट्स। तो यहां पे एसेट में आएंगे जैसे कि कार, ठीक है, कंप्यूटर, रियल एस्टेट अगर बैंक का है, तो ये सारी चीजें बैंक के एसेट्स में आएंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज जो बैंक के एसेट्स में आती है वो है बैंक के लोन्स। बैंक जो उधार देता है, ये बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है, लोन्स। तो लोन जब बैंक देता है तो वो उसके एसेट कैटेगरी में आता है, क्योंकि बैंक इसी से कमाता है।
बैंक इसी से कमाता है कि लोन मुझे रिकवर होगा। तो बैंक कहां से कमाएगा? लोन तो लोन उसके लिए एसेट हुआ, जो ले रहा है लोन उसके लिए तो लायबिलिटी हुआ। तो नीरव मोदी ने अगर लोन बोरो करा तो वो नीरव मोदी के ऊपर लायबिलिटी हुआ, उधार हुआ, लेकिन बैंक के ऊपर तो एसेट हुआ। बैंक के लिए एसेट है कि कभी तो मिलेगा, तो ये लोन है। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज में जो बैंक को डिपॉजिट्स हम लोगों को देने होते हैं, आपने भी अपना अकाउंट किसी ना किसी बैंक में खोला होगा, मैंने भी खोला है, तो जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा है और अन्य लायबिलिटीज हो सकती है बैंकों की, तो वो बैंक के ऊपर एक उधार है, एक लायबिलिटी है, दैट इज अ लायबिलिटी ऑन बैंक। तो जब बैंक्स लोन एक्सटेंड करते हैं तो इस लोन के नाम की जब रिकवरी होना कम हो जाती है या रिकवरी किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो इन लोन्स को कहा जाता है, दीज लोन्स आर कॉल्ड एज, ध्यान रखें इसे, दीज लोन्स आर कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। I repeat, these loans are called as non-performing asset. Non-performing asset यानी कि ये जो बैंक के लिए एक एसेट था, ये अब बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। This is not performing for the bank. ये जो एसेट है रिकवरेबल नहीं है, इस एसेट पे डिफॉल्ट हो गया है। ये अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। बेसिकली एक लाइन में पैसा तुम्हारा वापस नहीं आने वाला, जयराम जी की। तो हम जो है लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उसमें कैटेगराइज करते हैं, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं दिख रहा होता है। यू कैन सी कि भाई अभी रिकवर नहीं हुआ। अब ऐसा थोड़ी है कि आज लोन की ड्यू डेट थी, कल नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। आप फिर भी होपफुल होते हो ना, एक उम्मीद की जो एक उम्मीद तो होती है। सो दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो चीज यहां पे आई हुई होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मद्देनजर रखते हुए ये चीज आप कई सालों तक रखते हो। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आप देखते हो स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, 4 कैटेगरीज में एसेट होते हैं। एक बार में राइट ऑफ नहीं कर देते। तो जब ये एनपीए बहुत लंबा चल जाता है, वैसे तो कई केसेस में कहा जाता है कि 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगर चल जाए तो और आपको ये चीज सर्टन हो जाए कि ये लोन रिकवर नहीं होने वाला, ये एनपीए वापस नहीं आने वाला, तो इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को राइट ऑफ कर दिया जाता है। इट इज रिटन ऑफ, राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि इसको अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। इस अमाउंट को, जितना अमाउंट रिकवर नहीं हुआ उस अमाउंट को बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। तो राइट ऑफ करना इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑफ, कि आपने उसे अपनी बुक से, अपनी चीजों से, अपने अकाउंट से, अपने किताब से, अपने खाते से हटा दिया है। अब इट नो लॉन्गर अपीयर्स ओवर हियर। इसको कहते हैं राइट ऑफ। ध्यान रखें, इसको कहते हैं राइट ऑफ। समझ में आया? तो आइए देखें कि राइट ऑफ्स के बारे में क्या कहा जा रहा है। Non-performing asset is a loan or advance for which principal or interest has not been repaid for 90 days after the due date. ड्यू डेट के बाद 90 दिन तक अगर तुम्हें रिकवरी ना हो तो उसको एनपीए कैटेगराइज करा जाता है। इफ अ लोन टर्न्स बैड, मतलब नहीं रिकवर हो रहा है, ऑन द अकाउंट ऑफ द रीपेमेंट डिफॉल्ट्स, रीपेमेंट होना था बट डिफॉल्ट हो गया, द लोन कैन बी रिटन ऑफ, उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, यानी कि उसे अपनी बुक से, खाते से हटाया जा सकता है। लोन राइट ऑफ मींस दैट द लोन अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड, यानी कि लोन की रिकवरी की स्थिति अभी भी बन सकती है, लेकिन आप बैलेंस शीट से उसे हटा देते हो। यू रिमूव इट, व्हिच मींस दैट द लेंडर कैन ट्राई टू रिकवर। भाई रिकवर करने की तो आप पूरी जिंदगी कोशिश करते रहो, जो लेंडर है वो पूरी जिंदगी कोशिश करता रहे, लेकिन आपको बैलेंस शीट सही रखनी है। विद द हेल्प ऑफ अ लीगल एंटिटी आप केस करिए, केस चलता रहेगा। लेकिन नीरव मोदी का केस आज तक चल रहा है, हमें पता है वो पैसा आना नहीं है, लेकिन रिकवर करने की कोशिश करी जा रही है। विजय माल्या का केस चल रहा है। ऐसी तमाम बिजनेसमैन जो डिफॉल्टर्स है उन सबके ऊपर केस चल रहा है, केस चलाते रहो। लेकिन यहां पे हम राइट ऑफ इस तरीके से करते हैं, या इस राइट ऑफ करने का पर्पस ये है कि हमें अपनी बैलेंस शीट जो है वो साफ करनी है। सो लोन राइट ऑफ एक ऐसा टूल है जो कि बैंक यूज करते हैं टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट को साफ रखो। भाई आप अपनी बैलेंस शीट में यही दिखाते रहोगे कि पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, या नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, तो उससे शेयर होल्डर्स के ऊपर, एम्प्लॉइज के ऊपर, बैंक की जनरल परफॉर्मेंस के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिस वजह से ये जरूरी है दिखाना। सो व्हाट इज द अमाउंट रिटन ऑफ बाय प्राइवेट बैंक्स? प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स दो तरीके के बैंक्स होते हैं, दोनों में डिफॉल्ट्स हैं, बोथ हैव डिफॉल्ट्स।
तो दोनों में रिस्पेक्टिव डिफॉल्ट्स कितने कितने के हैं ये मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में एक फिगर बताई थी आपको 10 लाख करोड़ की, उसका ब्रेकअप अगर निकाला जाए तो कितना प्राइवेट बैंक्स का राइट ऑफ है और कितना सरकारी बैंकों का राइट ऑफ है, आइए देखते हैं। प्राइवेट बैंकों का जो राइट ऑफ है वो तकरीबन 2,45,000 करोड़ का है, 2,45,000 करोड़, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक सारे आते हैं। ब्रेकअप के साथ आपको दिखाएंगे। पर्पस ये है, देखिए कि प्राइवेट बैंक्स जो है, आप ध्यान रखिए, प्राइवेट बैंक्स में भी डिफॉल्ट होता है, यानी कि प्राइवेट बैंक्स के लोन भी खराब हो जाते हैं कभी कभी। सो 53,000 करोड़ 18-19 में राइट ऑफ करें, 19-20 में 58,000 करोड़ राइट ऑफ करें। इन टोटालिटी 2,74,000 करोड़ जो है वो राइट ऑफ करे हैं। ये फिगर जो है बढ़ गई है, पहले 2,45,000 करोड़ थी, नाउ द फिगर हैज इंक्रीज्ड इफ अकाउंटेड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। और ये जो है टोटल राइट ऑफ का तकरीबन 27.5% है ऑफ द टोटल राइट ऑफ 10 लाख करोड़। तो ये चीज है। आईसीआईसीआई बैंक रिडक्शन इन एनपीएस ड्यू टू राइट ऑफ वॉज 50,000 करोड़। एक्सिस बैंक का तकरीबन 50,000 करोड़ है, 49,715 करोड़। एचडीएफसी का 35,000 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड। लोन्स रिटन ऑफ बाय द बैंक्स आर द डिपॉजिटर्स मनी। ये डिपॉजिटर का पैसा है जो कि लोन ने राइट ऑफ करा है बैंकों द्वारा। दिस हैज बीन रिटन ऑफ। और इसके साथ साथ जो सरकारी बैंकों का राइट ऑफ है, बाकी का सरकारी बैंकों का राइट ऑफ हो गया। अगर 27% के आसपास प्राइवेट बैंक से राइट ऑफ करा है तो बाकी का राइट ऑफ क्या है, प्राइवेट बैंक्स के, पब्लिक बैंक्स के द्वारा हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं इनका बाकी का राइट ऑफ है 7,35,000 करोड़, 72.78%। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें से मैसिव राइट ऑफ जो है वो कौन से बैंक का होगा? जी हां, सही समझ रहे हैं आप, वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का 2,04,000 करोड़। सोचिए 2,04,000 करोड़ एसबीआई को लॉस हुआ है पिछले 5 साल में, जो लोन रिकवरेबल है ही नहीं, बट्टे खाते गया वो पैसा। पंजाब नेशनल बैंक 67,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 66,700 करोड़। तो अमंग इंडिविजुअल पीएसबीज रिडक्शन इन एनपीएस ड्यू टू राइट ऑफ्स इन दिस केस ये होते हैं और यहां पे इस तरीके से आते हैं। दिस इज हाउ दे कम ओवर हियर। सो हाउ मच बैंक्स हैव रिकवर्ड टू लोन्स राइट ऑफ? राइट ऑफ कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, रिकवरी की कोशिश आप फिर भी करते रहते हैं। यू कीप ऑन अप्लाइंग फॉर रिकवरी। आप कोशिश करते रहते हैं कि शायद रिकवर हो जाए, शायद पैसा आ जाए। तो कितना रिकवर कर पाए हैं बैंक्स, ये देखना जरूरी है। आइए देखते हैं। तकरीबन रिकवरी जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 13% हुई है। 10 लाख करोड़ का 13%, तकरीबन 1,32,000 करोड़ की रिकवरी बैंकों को हुई है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पैसा एनपीएस जो हुए थे, 10 लाख करोड़ के एनपीएस से जो राइट ऑफ करे, उसमें से ओनली एंड ओनली 13% रिकवरी हैज बीन डन। इस 13% रिकवरी का ब्रेकअप सालाना बेसिस पे जो है आपको इस ग्राफिक में दिखेगा। तो देखिए 2017-18 में 12,900 करोड़, उसके बाद 25,000 करोड़, उसके बाद 30,000 करोड़, उसके बाद 30,000 करोड़, और इस साल लास्ट ईयर 33,500 करोड़। तो टोटल जो रिकवरी हुई है वो हुई है 1,32,000 करोड़ की, और नुकसान जो है वो है 10 लाख करोड़ प्लस, 1 मिलियन करोड़ प्लस का जो है वो नुकसान हुआ है। दिस इज द लॉस दैट हैज बीन फेस्ड बाय बैंक्स। सिर्फ और सिर्फ 13% रिकवरी हुई है। तो आपके सामने है पूरा जो है इशू आपके सामने खुला हुआ है। तो बैंक्स जो है राइट ऑफ क्यों करते हैं? व्हाई डू बैंक्स राइट ऑफ? जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्राइमरी रीजन है कि आपको अपनी बैलेंस शीट्स जो है साफ करनी पड़ती है। बैलेंस शीट में आप लॉस कितने, 2014 का लॉस, 2010 का लॉस, 2017 का लॉस, इतना पुराना लॉस अगर है तो क्यों है? लॉस हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो उस लॉस को रख के? So when there is a very low chance of recovery or no chance of recovery, why do you have it in your balance sheet? So to remove loans from their balance sheet and reduce their overall tax liability. टैक्स लायबिलिटी कैसे कम होती है अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा एक एग्जांपल के द्वारा, लेकिन ये एक प्राइमरी पर्पस है जिसकी वजह से आप अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ करते हो, अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करते हो। सो राइटिंग ऑफ लोन्स, अ बैंक कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ एनपीएस ऑन इट्स बैंक्स। रिकवरी का चांस है नहीं, एनपीए बैंक बैलेंस शीट में खड़ा है तो उसको कम करो, उसको हटाओ, उसको राइट ऑफ करो, ये चीज करी जाती है। तो आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कि कितने से एनपीएस कम हुए। भाई मेरा एनपीए 100 रुपए था, उसमें से 13 रुपए रिकवर हो गया, तो एनपीए 13 रुपए से कम हो गया ना।
उसी तरीके से एनपीएस जो है यहां पे दिखाए जा रहे हैं सालाना बेसिस पे 17-18 से देखें, एनपीएस जो है रिडक्शन इन एनपीएस ड्यू टू लोन राइट ऑफ्स, तो 1,61,000 करोड़, 2,36,000 करोड़, 2,34,000 करोड़, तो ये एनपीएस जो है ये रिड्यूस हुए हैं। दीज एनपीएस हैव रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एनपीएस कैसे रिड्यूस होते हैं कि आप पैसा रिकवर कर लेते हो, यू रिकवर द मनी। जब आप एनपीएस के थ्रू पैसों को रिकवर करते हो तो एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपने पढ़ा हो, बाज़ल नॉर्म्स का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। बाज़ल नॉर्म्स जो है वो एक ग्लोबल कमिटी है बीसीबीएस, उसके द्वारा बताए जाते हैं। उसके द्वारा जो नॉर्म्स बताए जाते हैं उसके तहत बैंक्स को एक प्रोविजन करना पड़ता है। तो अगर मैंने मान लीजिए आपको लोन दिया, तो लोन देते ही चाहे आपका लोन रिकवर हो या ना हो, मैं पहले ही एक प्रोविजन कर लेता हूं, यानी कि पहले ही कुछ अमाउंट उस लोन के नाम का अलग कर देता हूं कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो वो मैं यहां से पूरा कर लूंगा। आई वुड बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द प्रोविजन। कोई भी छोटा मोटा प्रोविजन कर ले। तो हाउ राइट ऑफ्स हेल्प बैंक्स? राइट ऑफ्स किस तरीके से बैंकों की हेल्प करते हैं कि बैंकों ने जो प्रोविजन बना के रखा हुआ है पैसों का कि अगर एनपीए होता तो हम राइट ऑफ करते, अगर एनपीए होता तो हम राइट ऑफ करते। राइट ऑफ करते टाइम आप इस प्रोविजन का पैसा यूज कर सकते हो। सो प्रोविजनिंग के लिए जो पैसा आपने बनाया था उसको आप फ्री कर देते हैं, उसको आप यूज कर लेते हैं। सो प्रोविजनिंग के जो नॉर्म्स हैं वो बताए जाते हैं CRAR बाज़ल कमेटी के द्वारा, कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट्स रेशो। सो इट रेफर्स टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ लोन अमाउंट सेट असाइड बाय बैंक्स। ये हर बैंक करता है, चाहे डिफॉल्ट ना हो फिर भी आप ये प्रोविजन रखोगे, क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म है और ये सेक्टर वाइज करना प्रूडेंट, सेंसिबल, एक अकल की बात है कि आपको करना भी चाहिए। तो डिपेंडिंग कि आप कौन से सेक्टर को लोन देते हो उसके हिसाब से बैंक 5 से 20%, 5 to 20% का प्रोविजन सेट असाइड करते हैं। दैट इज व्हाट दे डू ऑन द बिजनेस सेक्टर एंड द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर। इन द केसेस ऑफ एनपीए 100% प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद बाज़ल 3 नॉर्म्स। ऑल्दो भारत जो है बाज़ल 3 नॉर्म्स में पूरी तरीके से ट्रांजिशन नहीं कर पाया है, लेकिन बाज़ल 2 नॉर्म्स भी यही बात बोलते थे, परसेंटेज थोड़ी अलग थी, और बाज़ल 3 उसको एक कदम आगे लेकर जाते हैं। पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं इतना पैसा सेट असाइड कर रहा हूं ताकि अगर मान लीजिए आगे डिफॉल्ट हो या अगर मुझे रिकवरी ना हो तो उस ना रिकवर होने वाले अमाउंट को मैं अपने प्रोविजन से, अपने खाते से पूरा कर सकूं। ये जो सेफ डिपॉजिट मैंने बना के रखा है इसके हिसाब से पूरा कर सकूं। इसको एक न्यूमेरिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे और बताएंगे कि ये चीज किस तरीके से वर्क करती है, हाउ डज इट वर्क। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए बैंक है एसबीआई, एसबीआई ने लोन दिया शंकरन पिल्लई को। शंकरन पिल्लई एक बोरोवर है, इसको लोन दिया गया। सो वॉट एवर लोन हैज बीन ग्रांटेड टू शंकरन पिल्लई वुड बी गिविंग इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। जाहिर सी बात है इंटरेस्ट देंगे। So when we talk about loan which has been granted, in totality 1 करोड़ का लोन जो है वो शंकरन पिल्लई को दिया गया। 1 CR का लोन या 1 करोड़ का लोन शंकरन पिल्लई को दिया गया। The loan that has been given, अब शंकरन पिल्लई जो है वो इस लोन से बिजनेस करता है। ऑब्वियसली आपने इतना भारी अमाउंट लोन का लिया है, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। जिस दिन बैंक ने लोन दिया उसी दिन एसबीआई ने एक प्रोविजन क्रिएट करा इस लोन के नाम का। अ प्रोविजन वाज क्रिएटेड एट 10%, यानी कि 10 लाख रुपए इन्होंने अलग प्रोविजन के तौर पे रख लिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी रख लिए। एक प्रोविजन के नाम का पैसा एक बिल्कुल अलग से रखा हुआ है, यह पैसा इस बिजनेस में लगा रहे हैं। किसी वजह से शंकरन पिल्लई इस 1 करोड़ के लोन पे डिफॉल्ट कर जाते हैं। ही डिफॉल्ट्स ऑन दिस 1 CR लोन। डिफॉल्ट जो है वो पूरे अमाउंट का नहीं है, डिफॉल्ट जो है वो 50 लाख रुपए का है, 50 लाख का है। 50 लाख इन्होंने वापस कर दिए सूद समेत और 50 लाख रुपए पे डिफॉल्ट कर गए। तो अब इस 50 लाख का जो ब्रेकअप है वो कैसे होगा, क्या किया जाएगा इसमें कि 10 लाख जो है, अब आप जब राइट ऑफ करोगे तो 10 लाख का तो आपने प्रोविजन बनाया था, 10 लाख तो आप यहां से राइट ऑफ करोगे, यू वुड राइट इट ऑफ फ्रॉम हियर, और
बाकी के 40 लाख रुपए आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाओगे और इसको एक्सपेंस ऑफ करोगे, इसको एक्सपेंसेस में अकाउंट फॉर करेगी कि भाई नुकसान हो गया। तो जब आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसमें जो भी आपके खर्चे हैं उसमें आप ये 40 लाख का लॉस भी डालोगे। तो जितनी आपकी आमदनी है यानी रेवेन्यूज और जितने खर्चे हैं एक्सपेंडिचर्स, उसमें से 40 लाख और माइनस कर लोगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा और नेट प्रॉफिट 40 लाख से कम होगा। अब नेट प्रॉफिट पे हमेशा टैक्स भरा जाता है, ये याद रखिएगा। नेट प्रॉफिट कैसे आता है? आमदनी माइनस खर्चा, जितना आपका रेवेन्यू है माइनस एक्सपेंडिचर, उस पे नेट प्रॉफिट आता है। तो जो ये मेरा एक्स्ट्रा 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इसको मैंने एक्सपेंस ऑफ कर लिया, एक्सपेंडिचर में चार्ज कर लिया, माइनस कर लिया, तो अब मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 40 लाख से कम हो गया। अगर नेट प्रॉफिट 40 लाख से कम हो गया तो टैक्स लायबिलिटी अपने आप कम हो गई। तो इस वजह से 10 लाख रुपए जो है वो मैंने प्रोविजन से निकाले और बाकी पैसा जो है वो मैंने यहां से निकाला। If the borrower makes a bigger default, say 50 lakhs, the bank can write off additional 40 lakhs, mentioning it as an expense in the balance sheet in the year of default. But as the loan is written off, it also frees 10 lakh rupees जो कि प्रोविजन के तौर पे रखे थे, और वो जो है प्रोविजन वाला पैसा जो है आप उससे 10 लाख पूरे कर सकते हो। You can finalize 10 lakhs from there. ये काम किया जाता है। This is how it is done. So एनपीए के कॉजेस, ये तो बड़ी बेसिक चीज है। एनपीए के कॉजेस क्या है कि डिफॉल्टर जो है उसने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस डूब गया, या डिफॉल्टर की नीयत खराब थी, वो पैसा खा गया और पैसा रीपे नहीं कर पाया। विलफुल डिफॉल्टर्स जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं। रिलैक्स लेंडिंग नॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस, देयर फाइनेंशियल स्टेटस एंड क्रेडिट रेटिंग आर नॉट एनालाइज्ड प्रॉपर्ली। आपने ऐसे ही लोन पकड़ा दिया बिना प्रॉपर स्टडी करे। इन सम केसेस ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल, जैसे विजय माल्या के केस में ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल थे कि आप जो है वो पैसा दिए चले जा रहे हो। ऑफिशियल मतलब बैंक के ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लैप्सेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। बात पैसा देने में भी नहीं है, मैं कहता हूं चलो पैसा आपने दिया, उसकी रिकवरी तो देख लो भाई। वो डिफॉल्ट 10 साल में होता है, 1 साल में तो डिफॉल्ट होता नहीं। और 10 साल बाद जब वो आदमी देश छोड़ के भाग जाता है तब आपको याद आता है कि इसको इससे पैसा लेना था या इसने पैसा नहीं दिया। इतने सालों से आपको ध्यान नहीं आया कि उसने पैसा नहीं दिया। इतना बड़ा डिफॉल्ट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तब तक क्या सो रहे थे क्या आप? बिजनेस फेलियर्स, ये तो जेन्युइन रीजन है। इसके लिए आपको भारत के बाहर भागने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस के नाम का लोन लिया, भैया नुकसान हो गया, अब कैसे रीपे करें आप बताइए। एंड स्लगिश लीगल सिस्टम, तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एनपीएस जो है वो कॉज होते हैं। एनपीएस आर कॉज्ड, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ एनपीएस जो हमने यहां पर पढ़े। तो जब आप राइट ऑफ करने वाले होते हैं या जब आप रिकवरी के बारे में, वसूली के बारे में सोचते हैं एज अ बैंक, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपके पास क्या क्या रिकॉर्ड्स है, व्हाट ऑल रिकॉर्ड्स डू यू हैव। तो उसमें कई सारे कानून बनाए गए हैं, जिसमें से लेटेस्ट कानून जो है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का मतलब ये है, यदि कोई बोरोअर यानी कि जो लेनदार है, सो दैट पर्सन, वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब दे नहीं पा रहा है पैसे, या बैंकरप्ट हो जाए, उसका दिवालिया निकल जाए कि पैसा नहीं दे पाएगा, तो उसका केस जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो देखता है कि उस लोन को किस तरीके से रिकवर किया जाए, हाउ टू रिकवर दैट लोन। या उसके सिवा आप लीगल सिस्टम में जाइए, ट्राइब्यूनल्स में जाइए, जैसे कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल वो ट्राइब्यूनल है जहां पे आप लॉ सूट फाइल करते हो कि डेट किस तरीके से रिकवर हो सके, हाउ टू रिकवर द डेट। उसी तरीके से आप सारफेसी कानून में जा सकते हो, जहां पर कॉन्सेप्ट जो है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, जो नरसिम्हम साहब ने प्रपोज करा था 1991 में, वो यहां पे लीगली फॉलो होता है। सारफेसी allows Indian banks and financial institutions to sell or auction the assets or properties of credit defaulters with only intervention from the courts। की कोर्ट के इंटरवेंशन से काम किया जा रहा है कि आपने जो आपका लोन बर्बाद हुआ था या जितना लोन आपको रिकवर नहीं हुआ था, वो आपने किसको दिया? वो आपने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी टाइप ही एक दूसरी कंपनी है जिसे कहा जाता है बैड बैंक। बैड बैंक का भी कॉन्सेप्ट आया। NARCL is the first bad bank of India, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो उसमें क्या करा जाता है, बैड बैंक का अगर कॉन्सेप्ट आपको समझाएं, तो बैंकों को जितना लोन नहीं रिकवर हो पाया,
जितना लोन डिफॉल्ट हो गया, रिकवर नहीं हो पाया, उस लोन का अमाउंट आप रिकवर क्यों नहीं कर पाए, तो आप उस लोन को बेचते हो एक बैड बैंक को। मान लीजिए 100 रुपए का लोन है, वो आपने बैड बैंक को 20 रुपए में बेचा, 20 रुपीज में, तो बैंक के पास 20 रुपए तो रिकवर हो गए, और बैड बैंक उस 20 रुपए के ऊपर जितने का लोन रिकवर कर पाए, बाकी उसका प्रॉफिट। बैड बैंक नाम इसलिए रखा है क्योंकि बैड का मतलब है बैड लोन, ये रिकवरेबल लोन नहीं था। So banks identify NPAs worth 89,000 crores to be transferred to NARCL in initial phase. Initial phase में 90,000 करोड़ तक के लोन इन्होंने आइडेंटिफाई करे कि ये ट्रांसफर करने हैं। It is a financial entity set up to buy NPAs from banks. अब आप बोलोगे NPA है, लॉस मेकिंग चीज है, क्यों अक्वायर कर रहे हो? The aim of setting up a bad bank is to help ease the burden on banks by taking bad loans off their balance sheet and getting them to lend again to customers without constraints. तो बैड बैंक एक तरीके से बैंकों का डर्टी वर्क करता है कि आपकी बैलेंस शीट को साफ कराने का एक तरीका ये भी है। आफ्टर परचेजिंग द बैड लोन फ्रॉम अ बैंक, फिर बैड बैंक ये देखता है कि भाई तुम कितने पानी में हो, कितना पैसा दे सकते हो। ऑफिशियली बैंक से तुमने 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए नहीं दे सकते, 10, 15, 20, 25 कुछ तो दे सकते हो, वो हमें दे दो। तो दे व्हाट डू दे लेटर ट्राई टू रीस्ट्रक्चर एंड सेल द एनपीए टू इन्वेस्टर्स हु माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट। इस तरीके से बैड बैंक पैसा कमाता है। रिकवरी का मॉडल आप किसी ना किसी तरीके से सोचते हो कि वो भाई कोई बैड लोन है, बैड लोन का मतलब वो रिकवर नहीं हुआ। एक ना रिकवर होने वाली चीज आप खरीद के क्या कर लोगे? कुछ ना कुछ रिकवरी तो करोगे। ये बैंक ऑफिशियली नहीं कर सकता, बैंक ऑफिशियली नहीं बोल सकता कि 100 रुपए के लोन को 20 रुपए में सेटल करो। लेकिन जो पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है या जो बैंक इस वजह से बना है, चाहे वो एआरसी हो, एआरसी भी ऐसे ही काम करती है, बैड बैंक भी इसी तरीके से काम करता है, और ये चीज बनाई गई है। दिस इज व्हाट हैज बीन मेड। सो बैड बैंक मेक्स अ प्रॉफिट इन इट्स ऑपरेशंस। जितने का लोन आपने अक्वायर करा एनपीए, उससे ज्यादा का अगर आपने बेचा तो आपका प्रॉफिट हो गया व्हाट इट पेड टू अक्वायर द लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। तो जनरेटिंग प्रॉफिट्स इज यूजुअली नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बैड बैंक। ये प्राइमरी पर्पस नहीं है, उसका पर्पस है बैंकों को सपोर्ट करना, इज टू ईज द बर्डन ऑन बैंक्स। अगर उस प्रोसेस में प्रॉफिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। दिस इज हाउ बैड बैंक्स ऑपरेट। सो लोन राइट ऑफ जो है वो कैसे बैंक्स को और इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लोन जो है वो डिफॉल्ट होना ही नहीं चाहिए था। अब लोन डिफॉल्ट हो गया तो वो एक पॉजिटिव तरीके से बैंकों को ऐसे अफेक्ट करते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट ठीक करते हैं। बैंक को आगे चलकर लेंड करने में सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक चलेगी। और दूसरा ये है, इकोनॉमी को ये नेगेटिवली भी अफेक्ट करता है। इट नेगेटिवली अफेक्ट्स एज वेल एज पॉजिटिवली अफेक्ट्स। अगर देखिए बैंक, सबसे बड़ी बात है, देखिए बैंक ना बीच में उस पोजीशन पे है कि अगर लोन नहीं दिया तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, लोन दे दिया तो डिफॉल्ट का रिस्क है। तो स्लो डाउन इन द इकोनॉमी ड्यू टू अफेक्टेड बिजनेसेस इन ऑल सेक्टर्स बाय कर्बिंग इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट्स को कम कर दिया जाए, which in turn has an adverse impact on the economy and stock markets। नेगेटिव इंपैक्ट होता है इकोनॉमी पे, स्टॉक मार्केट्स पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है। बैंक लोन क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि बैंक के बैलेंस शीट पे एनपीए खड़ा है, पुराने ही लोन नहीं आए, अब नए कितने लोन बांटे। सो दिस इज, इट ग्रेटली रिड्यूसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक। जाहिर सी बात है, 10 लाख करोड़ का आपने लोन राइट ऑफ करा है पिछले 5 साल में, वो पैसा आया कहां से? प्रोविजन से निकाला ना। प्रोविजन कहां से बनाया? प्रॉफिट से बनाया। भाई इतना मैसिव लोन राइट ऑफ करोगे, आपने प्रॉफिट से तो प्रोविजन बनाया है, पैसा कहां से आ रहा है? अब कल को बैंक अगर डिफॉल्ट पे आ गया, मतलब बैंक खुद ही डिफॉल्ट होने वाला है, तो उसे कौन बचाएगा? एयर इंडिया को किसने बचाया? सरकार ने। तो अब बैंकों को कौन बचाएगा? सरकार बचाएगी। सरकार कहां से बचाएगी? टैक्स पेयर के पैसों से बचाएगी। एक आदमी लोन पे डिफॉल्ट करके दुनिया के बाहर हिंदुस्तान के बाहर जाके बैठ जाता है और उसके डिफॉल्ट का पैसा भारत की गरीब जनता भरती है, जो टैक्स पेयर है वो भरता है, और कोई नहीं भरता। हमेशा याद रखिएगा, प्रोविजन बना लिया जी। प्रोविजन कहां से बनाया? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहां से आया? आपने प्रॉफिट कहां से कमाया है? जो बाकी चीजें आपने लोन दी है। और अगर बैंक डिफॉल्ट में आ जाए तो फिर बैंक कहां से पैसा कमाएगा? उसको सरकार सपोर्ट करेगी। एसबीआई को डूबने थोड़ी देगी सरकार। लेस मनी टू लेंड, उसके पास पैसा ही नहीं होगा ज्यादा लेंड करने के लिए। लॉस ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम पब्लिक, सबसे बड़ी बात है भरोसा। पब्लिक भरोसा करती है, चाहे सरकारों पे हो चाहे बैंक पे हो, कि कोई बात नहीं सुनेगी तो सरकार बात सुनेगी, या बैंक तो कम से कम तरीके से ऑपरेट करेगा। एंड कैन ऑल्सो कॉज द कोलैप्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल हो सकता है।
So loan write-off not only affects the banking sector, but also affects the economy because they would not be able to give out loans to the economy or for economic development, for growth, for further investments. ये याद रखिएगा. इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, क्यों गरीब हो रहे हैं इंडियन बैंक्स. इस वीडियो को जरूर देखिएगा जाके. दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल. इस वीडियो के साथ आज के इस वीडियो को सपोर्ट करें. एंड द डिपॉजिट ग्रोथ लैग्स बिहाइंड, कि अब हमारा पैसा अगर सेफ है तो सेफ है कहां. यस बैंक कितना नीचे है, पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक डूब गया. ऐसे ही बैंक डूबने लगे तो भारत कहां जाएगा. तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. हमने बैंकिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे. इसी तरीके से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के रिवाइज करवाऊंगा और सारे के सारे वो स्टूडेंट्स जो कि 2023 आईएएस का एग्जाम लिख रहे हैं, वो हमारे एक स्पेशल बैच SIP प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस. ये जो बैच है ये 200 घंटे से ऊपर लाइव टीचिंग करवाएगा और ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाएगा. मेहनत आपकी और उसके साथ साथ तैयारी की गारंटी हमारी. हम सारी पूल ऑफ फैकल्टीज, भारत की टॉप फैकल्टीज आप तक क्वालिटी टीचिंग लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए. तो 11,500 रुपए का ये कोर्स SIP प्लस आपको 6,000 में मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं. माय कोड इज सांघी लाइव. और इसी कोड को आप किसी भी कोर्स के लिए यूज कर सकते हैं. जितने भी कोर्सेज आपको दिखते हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज का कोर्स हो, चाहे वो ऑप्शनल का कोर्स हो, NCERT कोर्स हो, CSAT कोर्स हो, आप एक ही कोड यूज कर सकते हैं, सांघी लाइव. आपको सारे के सारे कोर्सेज पे अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे. SIP प्लस उनके लिए जो कि प्रीलिम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं. और ध्यान रखें, द काउंटडाउन हैज बिगन. प्रीलिम्स वाले स्टूडेंट्स 2023 आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो फटाफट 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 तैयारी शुरू करें. 19 दिसंबर शाम 7 बजे से हमारा पॉलिटी का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, फॉलोड बाय इकोनॉमी. इकोनॉमी आपको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे आज इकोनॉमी का ये टॉपिक हमने डिस्कस करा है. तो ये जो PDF है ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, इसको यहां से डाउनलोड करें और रिवाइज करते रहे. इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.